गुड। तो बेटा अब जैसे यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यार कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, तो उसने क्या किया, एक स्फीयर बनाया। तो स्फीयर मतलब स्फीयर को लेकर अंदर, उसके अंदर ब्लैक कलर से पेंट किया, ठीक है। और उसमें सिर्फ इतना छोटा सा एक छोटा सा छेद रखा, ठीक है, जिससे क्या हो सकती है, लाइट रे, जस्ट लाइट रेस एंटर कर सकती है, एक छोटा सा होल। नाउ अब इस स्फीयर के अंदर उसने इस जगह पर जहां से लाइट रे एंटर करके आती है, ये लाइट रे लेट से एंटर करके आ रही है इस तरह से, तो उसने ना यहाँ पर एक मिरर लगा दिया ताकि उसकी डायरेक्शन अभी से ही चेंज हो जाए। यहाँ पर यहाँ पर लगा दिया एक मिरर। तो अब जैसे ही ये लाइट रे आएगी, मिरर पे गिरेगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर गिरेगी। तो इसका काफी कुछ पार्ट जो है सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। इसका काफी कुछ पार्ट क्या करेगी, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, सरफेस जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बचा हुआ पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा सरफेस पे, है ना। तो वो रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरी तरफ जाएगा। जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है उतने पर ही रिफ्लेक्शन होता है। ये यहाँ से फिर से ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह से क्या है कि इसका चलता रहता है। करना है डैंड्रफ समझ उसमें में आया। तो इस तरह से और उसको या, हाँ टास्क तो लगा मुझे एक बेटा क्या म्यूट रख के बात करो। या, तो बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे लाइट यहाँ पर वीकेंड से स्ट्राइक करती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि ये ऐसे अंदर तरफ एब्जॉर्ब होती जाएगी। मतलब जितनी भी बार वो वॉल से टच हुई, उतनी बार वो एब्जॉर्ब होती जाएगी, और इस तरह से वो कभी भी इस स्फीयर से फिर से बाहर नहीं निकलती है। इस स्फीयर से फिर से बाहर नहीं निकलती है, वो स्फीयर के अंदर ही रह जाती है, मतलब पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। तो ये एक ब्लैक बॉडी का एक मॉडल है जिसको हमने, मतलब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक लाइट रे को आपने एक स्फीयर जिसको ब्लैक पेंट किया है अंदर की तरफ, पूरा ब्लैक पेंटेड है ताकि वो ज्यादातर हीट को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। अभी जो है रेज एंटर कर रही है अंदर, या रेडिएशन एंटर कर रहे हैं अंदर, जाने के बाद यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हुए, और अब जितनी भी ये ब्लैक ब्लैक सरफेस है उससे ही टकराता है। मतलब बार बार रिफ्लेक्शन होता है, और हर बार रिफ्लेक्शन के वक्त क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इस तरह से एंटायर अमाउंट ऑफ हीट जो है ये स्फीयर एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस वाज द ब्लैक बॉडी मॉडल। यानी कि ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ब्लैक बॉडी का एक मॉडल जो है इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हेलो। तो वो ट्रायंगल क्या बना हुआ है अंदर बेटा वो ट्रायंगल नहीं है, वो दिखा रहा है आपको कि हीट जो है, मतलब आप रेडिएशन जो है वो किस तरह से मूव कर रही है अंदर, किस तरह से ट्रैवल कर रही है। आपने मेरी आवाज नहीं सुनी थी, मैंने क्या बोला था? ये रेडिएशंस है, तो हम एक एज अ वेव इसको ट्रीट करते हैं, या एज अ लाइट इसको ट्रीट करते हैं। ये आया, यहाँ टकराया, यहाँ टकरा के इस जगह, फिर इस जगह, फिर इस जगह, इस तरह से ये क्या करता रहता है, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। मतलब जिस जगह भी ये टकराएगा ना, वहां पर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ पर भी एब्जॉर्ब होगा, बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या करता है, कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता रहता है। समझ में आया? और फाइनली पूरी तरह से सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी आई बात समझ? यस सर हाँ। तो मतलब पूरी की पूरी हीट जो है वो इस स्फीयर के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, और फाइनली पूरी तरह से इस स्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्लियर? क्योंकि एक मॉडल है, ब्लैक बॉडी का एक मॉडल है, कोई ब्लैक बॉडी नहीं है। तो वी कैन से इन रियलिटी एक आइडियल ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा। यस सर यस। ओके, चलिए फिर तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया।
अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में हम और लिख सकते हैं, और चीजें लिख सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में, तो वो हम लिखते हैं। चलो अभी हमें इमिसिविटी और काफी चीजें लिखनी बाकी है, तो सारी चीजें भी लिख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है? जो कि क्या कर लेती है, सारे के सारे रेडिएशंस को, है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी उसके ऊपर गिरता है सब कुछ खा जाती है, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी होती है, फॉर अ ब्लैक बॉडी यू कैन से, फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी, बेटा ब्लैक बॉडी के लिए आप मुझे बता सकते हो रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए। जो 0। ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 0, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू 1। समझ में आया? मतलब जो भी गिरा उस सबको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। नोट करो इसको। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं। वी नो, हम क्या जानते हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, क्या कि द कलर, वी नो दैट द कलर ऑफ एन ओपैक, color of an opaque body is the color, opaque body is the color या wavelength of radiation, of radiation reflected by it, reflected by it। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? हमें ये समझ में आता है कि किसी भी बॉडी का कलर क्यों दिखाई देता है, तो हम बोलेंगे कि यार लाइट किसी भी बॉडी पर गिरती है, उस बॉडी से क्या होता है, कुछ वेवलेंथ्स जो होती हैं, कुछ वेवलेंथ्स जो होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर ली जाती है। जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है उनका तो कोई मतलब नहीं है, और जो रिफ्लेक्ट कर दी गई उसकी वजह से कलर दिखता है ना। जो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है उनकी वजह से बॉडी का कलर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो Sir, वेवलेंथ, हाँ बेटा बोलिए। sir, that is true for translucent bodies also, no? बेटा Suppose वो कोई सारी बॉटल बॉडीज है। के लिए होता है, हाँ। लेकिन ओपैक इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि देखो, यदि आप लोग एक ट्रांसपेरेंट बॉडी ले लोगे तो ट्रांसपेरेंट बॉडी तो ग्लास जैसी दिखेगी ना, तो ग्लास सर का नहीं, कोई कलर थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। नहीं, ट्रांसलूसेंट। हाँ ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी ले सकते हो बेटा, पार्शियली क्या कर रहा है, पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो यस सर। बेसिकली किसी भी बॉडी की बात करूँ तो वो उसकी रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से, जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी उसी की वजह से कलर दिखता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यस आई सर, बात यस। समझ? हाँ, पर हम यहाँ पर ट्रांसमिट कराना ही नहीं चाहते, इसलिए हमने ओपैक बॉडी ली है, ठीक है ना। समझ आया? ओके सर, यस। हाँ, हमें रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी, हम सॉरी, हमें बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि किसी भी बॉडी पर जो भी वेवलेंथ गिर के रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारी आईज में जाती है, तो उन्हीं वेवलेंथ की वजह से, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ की वजह से ही हमें बॉडी का कलर दिखाई देता है कि वो कौन से रीजन में, कौन से कलर वाले रीजन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एज अ ब्लैक बॉडी, एज अ ब्लैक बॉडी क्या करेगी, वो सारी वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर लेगी, है ना। तो एज अ ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स नो वेवलेंथ, नो वेवलेंथ मतलब कोई भी वेवलेंथ को वो नहीं करती है रिफ्लेक्ट, सो इट अपीयर्स ब्लैक, इट अपीयर्स ब्लैक। और उसका चाहे कोई भी कलर कलर हो, है ना। तो व्हाट एवर बी द कलर ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, समझ में आया? रेडिएशन चाहे कोई भी कलर का इंसिडेंट हो रहा हो ब्लैक बॉडी पर, रेडिएशन कोई भी कलर का इंसिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो बॉडी तो ब्लैक ब्लैक ही दिखेगी आपको, है ना।
समझ में आया? जैसे मैंने एक ऐसी बॉडी ली जिसका कलर ब्लू है और इस ब्लू बॉडी सॉरी इस बॉडी ये बॉडी है सॉरी और इस पर ब्लू कलर के या रेड कलर के रेडिएशंस आ रहे हैं और बेटा ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी आई यहाँ पर है। तो बेटा ये सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया तो रिफ्लेक्ट होकर कुछ आपकी आई में आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब बॉडी आपको कैसी दिखाई देगी? ब्लैक कलर की दिखाई देगी, ठीक है? समझ आया? तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, है ना? या तो ऊपर चले, कहाँ से लिखना है बेटा? यहीं से शुरू किया था आज तो। ब्लैक बॉडी का ये नीचे जो डायग्राम है यहीं से स्टार्ट किया था, कुछ भी मिस नहीं किया आपने, ठीक है? चलिए, तो प्रेबोस थ्योरी तो हम लोग लिख ही चुके हैं, उसके मेन मेन पॉइंट्स हम लोग लिख चुके हैं, तो अब इसके पीछे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट आता है एमिसिव पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिविटी, ठीक है? एमिसिव पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिविटी। ओके दोस्तों, चलिए यहीं से स्टार्ट किया था हमने, कुछ मिस नहीं किया, ठीक है? बेटा देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, है ना? ये थ्योरी कुछ इस तरह से दी जाती है कि ऑब्जेक्ट का कभी कोई कलर नहीं माना जाता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं माना जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बस कोई सरफेस है जिसका कोई कलर नहीं है। और मतलब कोई कलर नहीं है मतलब होगा कुछ हमें नहीं पता, लेकिन वो रिफ्लेक्ट सिर्फ व्हाइट कलर वाली वेवलेंथ को ही रहा है ना? रिफ्लेक्ट सिर्फ व्हाइट कलर की वेवलेंथ को ही कर रहा है, तो इसका मतलब आपको वो बॉडी व्हाइट दिखेगी, ठीक है? यदि वो रेड कलर की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करे तो आपको रेड दिखेगी, ठीक है? समझ में आया? फुल्ली एब्जॉर्ब मतलब जितनी भी वेवलेंथ उस पर गिरे, जितनी भी लाइट उस पर गिरे, सबको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है? दैट्स इट। हाँ बेटा, अपर पार्ट कुछ है ही नहीं, ये तो हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना। तो अपर पार्ट आज मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है बेटा? चलिए, तो अब जल्दी से लिखिए नेक्स्ट, टामक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लिखिए इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मोर देन सराउंडिंग, इज मोर देन सराउंडिंग, सराउंडिंग तो क्या होगा बेटा? सराउंडिंग से ज्यादा है, देन बॉडी एमिट्स, देन बॉडी एमिट्स थर्मल रेडिएशन। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि बॉडी तो सारे टेम्परेचर पर रेडिएशन करती है, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर मतलब सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तभी। बेटा सही बात है, जब भी बॉडी का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो क्या करेगी? वो रेडिएशन करेगी, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है, ओके? लेकिन बॉडी का टेम्परेचर यदि सराउंडिंग से ज्यादा है तो जितने रेडिएशन वो एमिट कर रही है वो एब्जॉर्ब होने वाले रेडिएशन से ज्यादा है, तो टोटली यदि नेट बात करें, रिजल्टेंट बात करें, तो क्या हो रहा है? रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, ठीक है? समझ आ रहा है, आ रही है मेरी बात? ओके, तो हम बोलेंगे कि एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि नेट जो रेडिएशंस हैं वो एमिट ही हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ ऑब्वियसली यदि कोई बॉडी सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उसने सारी एनर्जी खा ली, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखिए बेटा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्पेक्ट्रल
एमिसिव पावर। बेटा इसको हम लोग ई लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई बार कैपिटल ई लैम्बडा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है बेटा, इतना कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ये क्या चीज है? तो फॉर अ सरफेस बेटा ऐसे डेफिनेशन है, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। तो फॉर अ सरफेस डिफाइंड एज it is defined as the radiant it is defined as radiant energy emitted per second per unit area of the surface within a unit wavelength round within a unit wavelength wavelength around lambda। मतलब आप ये समझ लो कि कोई लैम्बडा वेवलेंथ की एक वेव, मतलब आप समझ लो कि कोई लाइट जो है या फिर कुछ रेडिएशन जो है, वो बॉडी क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सिर्फ वन वन की डिफरेंस लेंगे, यानी कि लैम्बडा जो है उसके आसपास का वन का डिफरेंस ले सकते हैं, मतलब लैम्बडा माइनस हाफ, लैम्बडा प्लस हाफ, ठीक है। यानी कि ये वन यूनिट की वन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ में आप यूनिट क्वांटिटी का आप क्या ले लो, रेंज ले लो, और उसमें पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड कितनी कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग फॉर्मूला से और अच्छे से लिख पाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो देखो इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको अपन लिख सकते हैं ई लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सॉरी, एंड पर यूनिट वेवलेंथ। समझ में आया? ठीक है। यूनिट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस और यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया से, ठीक है, कितनी एनर्जी एमिट कर रहे हैं, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी यूनिट वेवलेंथ, हाँ, आपको लेनी है। सर हाँ सर एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, बट वो हमने पढ़ा था ना, एच सी बाय लैम्डा। हाँ, यस, बिल्कुल बेटा। सर कैन यू स्क्रॉल लिटिल अप, आई टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, ये यहाँ से स्टार्ट किया था हमने आज। यस सर। नाउ दिस वन, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट, बेटा इसको सिंपल ये याद रख लेना, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, बस ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ, इसकी यूनिट तो बेटा ये हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। और वेवलेंथ, वेवलेंथ किस में दी होगी, तो वो जनरली एंगस्ट्रॉम में दी होगी, है ना। तो यहाँ पर आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, ठीक है। अब उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर।
नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, टोटल एमिटेंस। एमिटेंस, इसको हम और बोल सकते हैं एमिसिव पावर। क्या बोल सकते हैं? एमिसिव पावर। तो मेनली एमिसिव पावर वर्ड ही है जो ज्यादा ऊपर वाला था, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और ये सिर्फ है एमिसिव पावर। तो बेटा दोनों में डिफरेंस साफ पता चल रहा है कि उसमें क्या था, स्पेक्ट्रल आ रहा था, मतलब वेवलेंथ का भी कंट्रीब्यूशन था, है ना, पर यूनिट वेवलेंथ। यहाँ वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट of thermal energy. It is defined as total amount of thermal energy emitted per unit time, per unit area, per unit time, per unit area of the body, of the body for all possible wavelengths. मतलब जितनी भी वेवलेंथ्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है। तो उसका हम दोनों का रेशियो ले, मतलब एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल, उसका इज कॉल्ड एमिसिव पावर। तो दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में क्या रिलेशन है? तो मैं बोलूंगा कि एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में तो हमें सिर्फ एक ही रिलेशन दिख रहा है। इसको हम लोग सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ब्रैकेट में सिर्फ ई से रिप्रेजेंट कर लो, या ई लैम्डा नहीं होता। तो आप इसको लिखोगे एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ गए? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सर, हाँ बेटा। so this is uh, the light that is emitted na from the हाँ बेटा, इट इज द लाइट एमिटेड, लाइट या हीट एमिटेड बोल सकते हैं, ठीक है। okay sir. यस। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको इस इन दोनों में रिलेशन क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं ई लैम्डा डी लैम्डा, मतलब इसकी वेवलेंथ की आप रेंज ले लो 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। समझ में आया? वो पर यूनिट वेवलेंथ वाला था ना। तो आप ई देखो, ई लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो? ई लैम्डा को आप लिख सकते हो ई अपॉन लैम्डा, ठीक है। यस और नो? समझ पा रहे हो? तो अब यूनिट वेवलेंथ रेंज के लिए था, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और एमिसिव पावर में एक रिलेशन मिल गया हम लोगों को। दैट्स इट। आगे बढ़े, कि यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड को अपन वाट बोल सकते हैं ना बेटा, वाट। यस। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वाट पर मीटर स्क्वायर? ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अब बेटा बात आती है एब्जॉर्बटेंस की, है ना, यानी कि एब्जॉर्बिंग पावर कितनी है। ये सब तो था एमिट करने के बारे में, अब एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं। Scroll up, हाँ। ये scroll up please. और भी बेटा ये इतना काफी है। अच्छा वो स्पेक्ट्रल एमिसिव का फॉर्मूला था। हाँ। हाँ।
डन। नेक्स्ट ये वाला, मुझे लगता है सिंबल चेंज कर लेने में भलाई है। बेटा सुनिए, देखो सिंबल कुछ भी यूज यूज किया जा सकता है, तो यार कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक काम करते हैं। टोटल एमिटेंस या एमिसिव पावर, इसको अपन ना इसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? देखो कुछ बुक्स में तो स्मॉल ई से मिलेगा और कुछ बुक्स में कैपिटल ई से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको कैपिटल ई लिख लो, दैट विल बी बेटर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। अपन इसको कैपिटल ई से लिख लेते हैं। और बेटा जो ये स्मॉल ई लैम्बडा लिखा है, इसको भी आप कैपिटल ई लैम्बडा कर दीजिए, ठीक है। कैपिटल ई लैम्बडा कर दीजिए, दैट विल बी बेटर। हमारे कन्वीनियंस के लिए यही अच्छा रहेगा, ठीक है। बेटा सिंबल चेंज कर लीजिए, उसको कैपिटल ई कर दीजिए दोनों में, है ना। स्मॉल ई जो लिखा था उसकी जगह कैपिटल ई कर लीजिए, वरना आप एमएससीबीटी से जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में अलग दिया होता था, ठीक है। चेंज किया सिंबल। अब बेटा ये जो स्मॉल ई लिखे हैं हमने यहाँ पर चेंज करते हैं इसको। चलेगा, स्मॉल ई भी होता है तो कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। ई या फिर एप्सिलॉन, जो भी आपको सही लग रहा है, ई लिख लो, बेटर है ना। सर हाँ बेटा बोलिए। सर वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में जो वेवलेंथ था, दैट इज वेवलेंथ एमिटेड का वेवलेंथ ना? हाँ बेटा एमिटेड का, यस एमिटेड वेवलेंथ, ठीक है। यस। ओके बच्चों, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्बडा डी लैम्बडा, है ना। यस, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, बस इतना सा ही याद रखना है, कहीं यूज नहीं आएगा, जस्ट एक नॉलेज के लिए है। चलिए, तो इतना सब कुछ आपने कर लिया, अब जल्दी से लिखिए नेक्स्ट, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस या फिर एब्जॉर्बटेंस भी लिख सकते हैं, एंड एब्जॉर्बिंग पावर। चलो, एब्जॉर्बटेंस और एब्जॉर्बिंग पावर। एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है। जैसे एमिटिंग पावर थी, एमिसिव पावर थी, वैसे ही एब्जॉर्बिंग पावर की बात करें, एब्जॉर्बिंग पावर, सॉरी। बेटा मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस मैंने सिंबल चेंज किया है, ठीक है ना, मैंने सिंबल चेंज किया है। मैंने एमिटेंस या एमिसिव पावर का सिंबल कैपिटल ई ले लिया है, ठीक है। नोटेड, नोट कर लो जल्दी से। बस ये चैप्टर थोड़ा बहुत और बाकी है अपना, कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज्यादा बहुत इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे जो भी फॉर्मूला पर याद रखने के हैं उनको मैं मतलब डब्बे में बंद करके स्टार मार्क लगा लूंगा, वो आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज एक बार भूल भी जाओ तो चलेगा, ओके। सर वो इंटीग्रेशन वाला नहीं लिखे तो फिर भी ठीक है ना? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, वो बस एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है दोनों के बीच में, और कुछ नहीं, ठीक है। सर और वो स्पेक्ट्रल एमिसिव का यूनिट क्या होगा? अच्छा। स्पेक्ट्रल इमिसिव का, यदि इसको ये एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में लिखा है, इसको भी यदि आप मीटर लिखते हो तो जूल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। ये मैंने एंगस्ट्रॉम लिखा है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ के लिए मैंने एंगस्ट्रॉम यूज किया है, ठीक है। तो आप उसको मीटर yes, में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो भी सही है। और जूल पर सेकंड को अपन वॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्प्टिंग पावर, सॉरी, एब्जॉर्प्टेंस या एब्जॉर्प्टिंग पावर, वो क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट the total amount it is defined as the total amount of thermal energy absorbed, वहां पर थर्मल एनर्जी एमिटेड था, यहाँ पर थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है बॉडी, है ना, कितने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, ओके। और एमिसिव पावर में क्या था? एमिट करती थी, यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एरिया ऑफ द बॉडी फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। क्लियर? तो बेटा ये फॉर्मूला कुछ काम नहीं आएगा आपको, बस ये ऐसे ही लिखने के लिए है, ठीक है। सर वो स्पेलिंग बोल दो ना। हाँ, कौन सी बेटा? वो एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्ब, एब्स हाँ, एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्प्टेंस, TANCE, ठीक है। एब्जॉर्प्टेंस, पी, अरे यार ये रह गया, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, ये एब्जॉर्प्टेंस, और ये एब्जॉर्बिंग पावर या एब्जॉर्प्टिंग पावर, सॉरी, PT, यहाँ पे भी बी लिख दिया मैंने, अभी ठीक है, ओके। बेटा एब्जॉर्प्टेंस और एब्जॉर्प्टिंग पावर, अभी ठीक है स्पेलिंग, ओके। सर हाँ एब्सॉर्ब एंड एब्जॉर्ब इज द सेम ना? हाँ, सेम ही है बेटा, मतलब एक्चुअली। हाँ, एब्जॉर्प्टेंस इज अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब, राइट, मतलब वो कितना एब्जॉर्ब कर सकते हो, उतनी उसकी कितनी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की, इसको दिखाता है ये, ठीक है। सर कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब बी वाला ना? हाँ, यस। ओके। चलिए, ये समझ में आ गया। अभी इन इतने सब कुछ अपन ने लिखे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है जो अब आने वाला है ना, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना है बस आपको। एमिसिविटी, सर थोड़ा ऊपर दिखा दो ना। एमिसिविटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। अब कुछ चीजों में, कुछ बुक्स में क्या क्या होगा, ऊपर जो भी अपन ने कैपिटल ई लिखा है ना, उनकी जगह स्मॉल ई लिखा होगा, और जहां पर हमने एमिसिविटी लिखा है वहां पर एप्सिलॉन लिखा होगा, एप्सिलॉन मतलब इस टाइप का सिंबल लिखा होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उन ऊपर वाले सिंबल्स को कैपिटल ई कर दिया और इस एमिसिविटी को स्मॉल ई कर दिया, क्योंकि ये भी आप ज्यादातर आपको स्मॉल ई ही लिखा मिलेगा। यस। तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है जो अपने को लिखना है, ठीक है।
जूम आउट, यू विल टेक स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, कहाँ से लेना है आपको स्क्रीनशॉट? देखो आज हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, यदि किसी का मिस हुआ है तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू मिस्ड इट। डन। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर यहाँ से ले लो। नेक्स्ट, सर वो एब्जॉर्बिंग पावर का फॉर्मूला कैसे आ गया? बेटा जैसे एमिटिंग पावर का था वैसे ही। ठीक है, जैसे ई लैम्डा डी लैम्डा ऐसा लिखा था ना, वैसे ही, ठीक है। तो आपको ये कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन के लिए था ये टर्म्स, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अब जो आपको यूज आएगा वो सिर्फ यही है, एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होती है? सो लिख लीजिए बेटा, एमिसिविटी ऑफ अ body at a given temperature, is defined as the ratio of total emissive power of the body। जो भी बॉडी की एमिसिव पावर है वो, इसको ई बॉडी लिख लेते हैं, टू द total emissive power of black body, total emissive power of black body, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर और इसका दोनों का आपको क्या लेना है? रेशियो लेना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एमिसिविटी। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? E इज इक्वल्स टू ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी, तो बेटा आप एक बात समझ लो कि जब भी कोई ऐसी बॉडी आपको मिल गई जो जितनी भी रेडिएशन उस पर गिरती है सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एमिसिविटी की वैल्यू 1 होगी। मतलब वी कैन से फॉर अ perfectly black body emissivity is 1। क्लियर? जस्ट किस किस का रेशियो है? एमिसिव पावर ऑफ बॉडी और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का रेशियो ये। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? ई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और एक ऐसी बॉडी है जो पूरी रिफ्लेक्ट करने में एक्सपर्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं हाईली पॉलिश्ड, और हाईली पॉलिश्ड बॉडी, एक ऐसी बॉडी है जो कि परफेक्टली मस्त पॉलिश की हुई है, उसके लिए ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, सब रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, है ना। और ऐसी भी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जो 100% रिफ्लेक्ट कर ले, ठीक है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है? बट फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज, जो कि रियलिटी में होता है उसकी बात करेंगे, तो फॉर प्रैक्टिकल बॉडी एमिसिविटी 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 और 1 के इक्वल नहीं होती, ठीक है। क्या आप इस चीज को समझ पाए बच्चों? Or हाँ, for black body emissivity should be 0, right? Because it doesn't emit any energy, just absorbs everything. नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो बेटा।
वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर Sir, it लेती है। will emit तो energy if the surrounding it is temperature is low, na? या बेटा, बट हाँ यस बेटा, एब्जॉर्ब करेगी तो सारे टेम्परेचर्स पर एमिट भी करेगी, बट रिजल्टेंट एमिट करेगी यदि सराउंडिंग टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लो हो तो एमिशन होगा, है ना बेटा। ये क्या है, देखो ये एमिसिव पावर ऑफ बॉडी और ब्लैक बॉडी, इन दोनों का रेशियो है बेटा, ठीक है ना। तो ये जीरो कैसे हो सकता है, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जीरो कैसे हो सकता है। ब्लैक बॉडी के लिए जो वैल्यू आ रही है बॉडी के लिए भी वही वैल्यू आने लग जाए तो स्मॉल ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल। समझ पाए? Okay, sir. हाँ, तो बेसिकली इन दोनों का रेशियो होता है ये हमेशा। सर हाईली पॉलिश बॉडी जो होती है वो एमिट नहीं करेगी कुछ? बेटा वो हाईली पॉलिश लिखने का मतलब है कि सब कुछ रिफ्लेक्ट करती है वो, ठीक है ना। हाईली पॉलिश लिखने का मतलब है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर? सर बट लाइक एमिशन इजंट डिपेंडेंट ऑन रिफ्लेक्शन ना? बेटा कहने का मतलब यही है कि हाईली पॉलिश मतलब जो भी उसके ऊपर गिरा उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है। बेटा कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं करती वो क्या कर सकती है, या तो ट्रांसमिट करे या रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट, करे। यस। लेकिन जब भी ट्रांसमिशन होता है मतलब मटेरियल से रे पास हो रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन तो वहां पर हो ही जाता है, लेकिन हमें तो एब्जॉर्प्शन को पूरी तरह से रिमूव करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं। समझ में आया? यस सर। आई होप ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई आई यस। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए तो नोटेड दिस मच। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बेटा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ मतलब आप ये समझ लो कि सब आए और कुछ न कुछ बोल के चले गए और हम उनको पढ़ रहे हैं। तो किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ ने बोला था बेटा कि कोई भी बॉडी की बात करो ना तो उसकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर इन दोनों का आप रेशियो लो, है ना। एमिसिव पावर को हमने रिप्रेजेंट किया था, एक मिनट, एमिसिव पावर को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, कैपिटल ई से। तो बेटा कैपिटल ई और जो भी एब्जॉर्प्टिव पावर है उसकी ए, तो इन दोनों का यदि आप रेशियो लेते हो एक बॉडी के लिए, ठीक है, इसी तरह से आपने किसी और बॉडी के लिए भी क्या कर दिया, उस बॉडी का ई और ए का रेशियो लिया। इसी तरह से आपने किसी और थर्ड नंबर की बॉडी के लिए इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो लिया, और फिर आपने ब्लैक बॉडी का भी आपने क्या किया, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो ले लिया ब्लैक बॉडी के लिए भी, है ना। तो आपको देखने को मिलता है कि यार ये रेशियो सबके लिए इक्वल आ जाता है, ये रेशियो सबके लिए इक्वल आ जाता है। समझ में आया? एक ही बॉडी की इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का यदि रेशियो लिया जाए तो दैट इज 1, मतलब दैट इज इक्वल टू ई बॉडी अपॉन ए बॉडी, मतलब इक्वल रहता है, सभी बॉडीज के लिए इक्वल रहता है। ओके, समझ में आया? दोस्तों एनी प्रॉब्लम? ये किरचॉफ का लॉ है। तो चलो इस लॉ को मैं लिखवा देता हूँ, आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉ है ना। एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है सारी बॉडीज का वो सेम होता है और वो ब्लैक बॉडी के इक्वल होता है। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग
to this law, the ratio of emissive power to absorptive power is same for all surfaces at the same temperature, है ना, टेम्परेचर सेम होगा तभी, ओके, एट द सेम टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होने पर तो अलग हो जाएगा, तो टेम्परेचर and is equal to the emissive power of perfectly black body. Sir, can you show the upper part once below the formula? Yeah, this one. Sir, emissive power by absorptance na for black body. हाँ, yes बेटा, एक मिनट में उसको करेक्ट कराता हूँ, है ना, जस्ट अ मिनट। या नोट किया बेटा, इसको आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, है ना, यहाँ पर ये लिखना होगा, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर to the absorptive power of perfectly black body, है ना, emissive power to the absorptive power of perfectly black body। अभी ठीक है, राइट? ब्लैक बॉडी, यस। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे क्या, E/A for first body is equal to second body या second surface। इसी तरह से आपने थर्ड का ले लिया, son equal to E/A of perfectly black body, ठीक है, perfectly black body, that's it। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि कोई भी ब्लैक बॉडी होती है ना, वो जितने भी रेडिएशंस उस पर फॉल करते हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर जाती है, ठीक है, वो सबको एब्जॉर्ब कर जाती है।
और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वो रेडिएशन को एमिट भी करती है, ठीक है। हाँ बेटा, ए स्मॉल ए लिया है तो स्मॉल ए ले लो, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे, आप इसको स्मॉल ए लिख सकते हो, ठीक है ना, आपने स्मॉल ए लिखा है ना, तो इसको स्मॉल ए ले लो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्मॉल ए, ठीक है। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। या तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, जनरली जो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है ना बेटा, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एक ही वैल्यू वन ही आती है। तो फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितने भी रेडिएशन उस पर गिरते हैं उनको वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो A इज इक्वल टू 1, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू 1 होती है। हम बोल सकते हैं हेंस, हेंस किसी भी और बॉडी की बात करें तो E अपॉन A इज इक्वल टू कैपिटल E, मतलब E ब्लैक बॉडी ऐसा बोल सकते हैं। तो हेंस वी कैन से व्हाट, हेंस E बॉडी, कोई भी बॉडी, अपॉन A बॉडी, कोई भी बॉडी, है ना, मतलब वो सेम बॉडी जिसका E लिख रहे हैं उसी का A, इज इक्वल्स टू E ब्लैक बॉडी। समझ में आया ये रिलेशन आपको? ओके दोस्तों, so absorptive power of a perfectly black body is always 1, तो इसलिए हम 1 डाल देंगे ऊपर वाले फॉर्मूला में, ठीक है, मतलब ऊपर वाले रिलेशन में, तो अपने को ये मिल जाएगा, दैट्स इट। So this can be equated to E body to E body 3 वो सब ना? यस, करेक्ट, Okay. बॉडी 1 का ले लो, चाहे बॉडी 2 का ले लो, चाहे बॉडी 3 का ले लो, उन सब का वैल्यू ई ब्लैक बॉडी के बराबर आएगा, है ना। वो 100% खा गया मतलब उसके लिए ए की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, एब्सॉर्प्टिव पावर की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो इसलिए ये आया रिलेशन, दैट्स इट, इतना ही अपने को करना था। अभी अपन स्टीफन्स लॉ लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए बढ़े आगे, नोट किया, किसी का कुछ बाकी है तो बेटा लिख लेना जल्दी से, और मुझे बोल दो यदि स्क्रॉल अप डाउन करना है तो, ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ तक जो था ये तो बेसिक नॉलेज था, ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन टाइप की चीज थी, यू जस्ट गो थ्रू इट, इसका कभी स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ठीक है ना। बस आप ये याद रखना कि इमिसिविटी की वैल्यू 0 से 1 होती है, ठीक है, और एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू भी 0 से 1 होती है, ओके। कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता तो एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू आप लिखोगे 0, और 100% एब्जॉर्ब कर लेता है तो 1, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए ऐसा माना जाता है, ठीक है। हाँ, अभी स्टीफन्स लॉ आ रहा है बेटा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां यहाँ से फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं हर हाल में। तो स्टीफन्स लॉ पढ़ेंगे, फिर रेट ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखिए स्टीफन्स लॉ, और यही से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो, मतलब इसी इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ से। इससे पहले जो भी था, कौन कौन, ये जो डेफिनेशन थी, दिस आर जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, वहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर लिखिए बेटा स्टीफन्स लॉ। अभी स्टीफन्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन, देखो इसने यही बात बोली है कि किसी भी एक जो बॉडी है, इसका कोई टेम्परेचर T है, इसका एरिया कुछ A है, ठीक है,
तो मैंने बोला कि यार इसका टेम्परेचर टी और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो क्या हो रहा होगा, ये बहुत सारे रेडिएशंस को एमिट कर रहा होगा, है ना, ये बहुत सारे रेडिएशंस को एमिट कर रहा होगा, और साथ ही साथ सराउंडिंग से आने वाले रेडिएशंस को वो क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, है ना। तो अब इसने वही बात बोली है कि जो एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम कितनी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या उसका टेम्परेचर से रिलेशन क्या है, वो चीजों को इसने बताया है। ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर और रेडिएशन का एंड एब्जॉर्प्शन का इसने रिलेशन बताया, मतलब नेट रेडिएशन का रिलेशन बताया, ये समझ लो आप। तो लिख लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू इट, द बेटा रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है रेडिएशन एनर्जी, ठीक है ना, कुछ अलग अलग मत समझना। रेडिएंट एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ओके। तो वो शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड या एब्सॉर्ब्ड? बेटा एमिटेड, एमिटेड, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड by a perfectly black body, perfectly black body per unit time, per unit per unit area, per unit time, या पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर सेकेंड वही बात है, पर यूनिट टाइम एक ही बात है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या है ये चीज, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर, राइट? यस और नो? यस यस, यानी कि एमिसिव पावर की बात बोल रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to the fourth power of temperature, fourth power of its absolute temperature बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, absolute temperature यानी कि केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है ना, absolute temperature, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो E है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू 4, ठीक है। और यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो अपने को मिलता है यहाँ पर एक कांस्टेंट जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा टी पावर 4, और यही सिग्मा है स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा is equal to 5.67 into 10 raised to minus 8 watt per meter square per Kelvin raised to 4, ठीक है। इसकी यूनिट होगी, ओके बेटा म्यूट करके बोलो, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टीफेंस कांस्टेंट। समझ पाए, स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, याद रखना ही है, ठीक है। 5.67 into 10 raised to minus 8। श्योर। हाँ बेटा बोलिए। So this is only valid for perfectly black bodies. यस बेटा, ये सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है ना, चाहे तो यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला है। फिर बाद में धीरे धीरे बात करेंगे आगे भी कि यार एक नॉर्मल बॉडी के लिए कैसे करें इसको, है ना। तो अब यदि एक ऑर्डिनरी बॉडी की बात करें
तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हमारे पास एक आइडिया है, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, एक कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी ले लो, तो आपको एक अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था क्या, ई बॉडी अपॉन ए बॉडी इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था यहाँ पर, ई बॉडी Equals- अपॉन ए बॉडी इज ई ब्लैक बॉडी, है ना, ई ब्लैक बॉडी, ऐसे ही पढ़ा था ना। yes हाँ, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि इसकी जो भी एब्जॉर्प्टिविटी है, या इसको ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी। यस, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी लिख सकते हैं क्या इसको। बेटा देखो, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये रिलेशन आपको मिला था। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द बॉडी, है ना। और बेटा ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है बेटा, ये तो एमिसिविटी होती है। यस, एमिसिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, हेलो। So what is the written EB upon? बेटा ई बी अपॉन ई ब्लैक बॉडी, सुनो सुनो, एक Okay, काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं बेटा, सुनो, आपने ये जो कुछ भी लिखा है, इस पेज के टॉप पर जो मार्जिन अवेलेबल रहता है, यस, इतना इतना एरिया ये अवेलेबल रहता है ना, है सबको, बेटा पूरे पेज के टॉप पर खाली होगा, है ना। यस, अरे बेटा आपका जो ये पेज होता है, इस पर बहुत सारी ऐसे लाइंस होती हैं, लेकिन ये वाला खोपचा तो sir, खाली yes, sir, पड़ा we होगा do ना। have. हाँ, तो बेटा इस स्पेस में आप इसको लिखो तो आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से, है ना। वहां पर क्या लिखोगे, वहां पर आप लिखोगे, देखो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इस चीज को कंक्लूड कर लेते हैं। यदि वहां नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो, आप जानते हो ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी, ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी, ये चीज होती है स्मॉल ई, एमिसिविटी। और हम जानते हैं क्या, ई बॉडी अपॉन ए बॉडी इज इक्वल टू एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, यहां से आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी। क्या आपको ये समझ आया। हेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेंस E is equal to A for a body, मतलब that is जितनी ज्यादा एमिसिविटी उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्टिविटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छे से एब्जॉर्ब करता है वो उतनी ही अच्छे से एमिट भी करता है। समझ में आया। तो ये किरचॉफ्स लॉ की बात थी, इसीलिए मतलब किरचॉफ्स लॉ का कंक्लूजन था ये, है ना, मतलब ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं उस रिजल्ट से। तो ये वाली चीज पेज के टॉप पर लिखना है आपको, है ना, दैट इज अ गुड absorber is a good emitter. सर Good. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना बीच में। क्यों, क्यों बेटा, बेटा ये चीज जो उसकी किरचॉफ्स लॉ वाले से लिया है मैंने, है ना, अभी इसको इसमें मत लिखना आप इसको किरचॉफ्स लॉ में, मतलब किरचॉफ्स लॉ का पार्ट है, मतलब उसका कंक्लूजन है, हम इसका कंक्लूड कर सकते हैं उससे। इसको आपको पेज के टॉप पे लिखना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, सामक करके लिखना है, ठीक है। बेटा देखो,
ये चीज अपन ने पढ़ ली थी पहले ही, कौन सी? एमिसिविटी की डेफिनेशन ये होती है ना? पढ़ी थी कि नहीं? हाँ यस सर यस। हाँ, उसके बाद हमने अभी किरचॉफ लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ई बॉडी अपॉन ए बॉडी इज ई ब्लैक बॉडी। यस। यस सर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज करो। हाँ तो सर समझा समझा। आई डिड नॉट यस, सी प्रॉपर्ली। या गुड। तो E इज इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब बॉडी की जितनी एमिसिविटी होती है, एब्जॉर्प्टिविटी भी उतनी ही होती है ना? यानी कि एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिविटी आर इक्वल फॉर अ बॉडी। तो हम बोल सकते हैं कि गुड Sir, please एब्जॉर्बर है show वो, upper गुड part. एमिटर भी होगा। हाँ बेटा, अपर पार्ट में देखो ये स्टीफन्स लॉ चल रहा है, ठीक है? वो जो नीचे मैंने अभी लिखा, वो चीज आपको पेज के टॉप पर लिखनी थी, क्योंकि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने किरचॉफ लॉ से कंक्लूड किया है, ठीक है? सर हम्म। सर emissive power for black body is constant. एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट। हम बोल सकते हैं बेटा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होती है। सर constant temperature area ना? हाँ बेटा, एक कोई बॉडी ले लिया आपने, तो बॉडी का एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? अच्छा ओके। एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग हम दोनों बॉडीज का एरिया सेम ले रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, सेम टाइप की सरफेस ले रहे हैं, लेकिन मटेरियल अलग है। एक ब्लैक बॉडी और एक नॉर्मल बॉडी है, ठीक है? अच्छा ओके। सेम एरिया सेम टेम्परेचर, ओके। वैसे एक बात करें तो जो एमिसिव पावर की जो मैंने बात की थी बेटा, वो उसमें आप एरिया सेम नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि एमिसिव पावर क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। वैसे भी वो पर यूनिट एरिया के लिए डिफाइंड होती है, तो आप एरिया सेम ना भी लेते हो तो भी चलता है एमिसिव पावर के लिए। यस, समझे? लेकिन टेम्परेचर सेम होना जरूरी है। अच्छा क्लियर? ओके। इतना यस नोट सर किया वो सबने? डिवाइड हो जाता है ना? यस बेटा, बिल्कुल। सर स्टीफेंस लॉ खत्म हो गया? स्टीफन्स लॉ बाकी है बेटा, स्टीफन्स लॉ में कुछ भी नहीं लिखा है। ये जो लिखा है ये किरचॉफ लॉ का से कंक्लूड किया हमने, इसको पेज के टॉप पर लिखना था, है ना? ओके। हाँ, तो अब मैं इस चीज को हटा दूं? बेटा ये जो चीज लिखी थी, हेलो, पेज के टॉप पर लिखना है इसको। सर एक मिनट। ये, हाँ जी बोलो बेटा, एनी कंफ्यूजन? हेलो। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप वंस? हाँ हाँ, यस, ओके। बेटा ई बॉडी इज इक्वल टू ए बॉडी फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए। एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिव मतलब एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल होती है, ठीक है? सो यू हैव रिटन गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर बिकॉज ई बॉडी हाई होना पड़ेगा ना एमिसिविटी हाई होने के लिए। या हाई मतलब एमिसिविटी तो रेशियो है ना बेटा? हाँ मतलब रेशियो हाई होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए ना, वैसे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर तो लाइक हाँ, लेकिन बेटा कांस्टेंट वो रहता हमेशा 0 से 1 के बीच में ही वैरी करता है, ठीक है? है। ओके सर।
a good absorber is a good emitter, ये हमने कंक्लूड किया है, ठीक है बेटा, नोट इट। चलिए इसको इरेज कर दूं, अब मैं स्टीफन्स लॉ को कंटिन्यू करूं। यस दोस्तों, दिस वन यू नोटेड। चलिए, तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी बॉडी की बात करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी जो एमिसिव पावर है वो कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा टी रेज टू 4। डू यू एग्री? यस और नो? Yes. करेक्ट ना? गुड। तो एक ब्लैक बॉडी के लिए, है ना, ये किसके लिए था, ये ब्लैक बॉडी के लिए था ऊपर। तो वैसे ही अब एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि एमिसिविटी इनटू ई ब्लैक बॉडी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया, एमिसिविटी यदि 1 है तो ब्लैक बॉडी के की तरह ट्रीट करेगा, और कम है तो नॉर्मल बॉडी। एमिसिविटी तो 0 से 1 के बीच होती है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो अब हम बात करते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी वो रेडिएट करता है, एमिट करता है ना, तो रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी कितनी होगी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि जो भी अपनी एमिसिविटी होती है ना, इसको मैं प्रॉपरली लिखा देता हूँ तो अच्छा रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, रेडिएंट एनर्जी, इफ if Q is the total energy, if Q is the total energy radiated by an ordinary body, एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो एक ऑर्डिनरी बॉडी जो होती है वो टोटल क्यू एनर्जी एमिट करती है, तो हम बोल सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू, क्या होता है एमिसिव पावर, क्या होता है बेटा, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट, याद है ना, यही फॉर्मूला था। तो यहां से हम क्या करेंगे, इससे लिख सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल्स टू, या फिर अपन, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो Q इज इक्वल्स टू ई ए टी, ई की वैल्यू ये रख लो ऊपर से, सिग्मा ई सिग्मा टी पावर 4, Q इज इक्वल्स टू ई सिग्मा टी रेज टू 4 ए टी। क्लियर? सर हाँ बेटा बोलिए। सर वो समझा नहीं, वो कैसे आया ऑर्डिनरी बॉडी वाला? ऑर्डिनरी ये वाला, ये नहीं नहीं, उसके ऊपर। उसके ऊपर ये वाला, ये दिस वन। यस यस। बेटा देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ई अपॉन ई ब्लैक बॉडी यस इस एमिसिविटी होता है ना, यस यस। करेक्ट। ब्लैक बॉडी के लिए ऊपर फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा टी रेज टू 4 आया था। यस सर। क्या मैं यहाँ ई इज इक्वल्स टू ई सिग्मा टी रेज टू 4 नहीं लिख सकता? अच्छा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। यस, अंडरस्टूड।
बेटा फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज ई सिग्मा टी रेज टू 4 होता है, ठीक है, ई सिग्मा टी रेज टू 4, ओके। और फॉर ब्लैक बॉडी सिग्मा टी रेज टू 4, देखो लिखा हुआ है, ये ब्लैक बॉडी के लिए है, और जब भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आता है तो एमिसिविटी से मल्टीप्लाई हो जाता है ये, ठीक है ना। ठीक है, अब यदि कोई पूछे कि रेडिएंट पावर कितनी है, तो रेडिएंट पावर, बेटा पावर की यदि मैं बात करूं तो वो होता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई सिग्मा ए टी रेज टू 4, दैट्स इट, है ना। यहाँ पर सिर्फ स्मॉल टी हट जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। या अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, हाँ। तो फाइनली आप लिख सकते हो इफ एन ordinary body, if an ordinary body at a temperature T, is surrounded by a body at temperature T naught, समझ रहे हो, मतलब कि आप ये समझ लो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है और उसको एक ऐसे सराउंडिंग में रख दिया जिसका टेम्परेचर टी नॉट है ना, मतलब आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी एमिट भी करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, देन क्या होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एनर्जी एमिटेड या फिर एमिटेड पावर, यस ऐसा लिखना बेटर रहेगा, एमिटेड पावर, एमिटेड या एमिसिव पावर, एमिसिव पावर या एमिसिव पावर को ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, ई सिग्मा टी रेज टू 4, है ना। तो रुको 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 रुको, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पर लिखते हैं एमिटेड पावर, यही सबसे बेस्ट है बेटा, एमिटेड पावर। बेटा एमिटेड पावर कितनी थी, याद आ रहा है, एमिटेड पावर Yes, कितना sir. एमिट हुआ, यस E बोलिए sigma बेटा। T4A. यस, तो मैं इसको यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यू से, तो दैट इज ई सिग्मा ए टी रेज टू 4, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा एब्जॉर्ब पावर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है साथ में, तो एब्जॉर्ब के लिए इसको तो यू ई कर लेते हैं और इसको यू ए कर लेते हैं, ठीक है। तो एमिटेड पावर, एब्जॉर्ब पावर दोनों आ गए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए सिग्मा, और वो सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है उसका पावर 4, क्योंकि जो सराउंडिंग का जो भी गिर रहा है ना इसके बॉडी के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो ऐसा लिख लेंगे। और हम जानते हैं क्या कि वी नो फॉर एनी बॉडी E इज इक्वल टू ए, हेंस हेंस यू ए इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी रेज टू 4। हम बोलेंगे द रिजल्टेंट रेडिएशन या रेडिएट द रिजल्टेंट रेडिएशन, और या बोल सकते हैं रेडिएंट पावर, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा दोनों का, यस बेटा क्या लिखूं मैं, U इज इक्वल टू यू ई, ये तो हो गया एमिट, तो एमिट को पॉजिटिव और एब्जॉर्ब को नेगेटिव, ठीक है, ऐसा ले लेंगे, तो रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा,
E sigma A T raised to 4 minus T naught raised to 4. This is the final answer. क्या आप समझ पाए? ये क्या है बेटा? रिजल्टेंट रेडिएंट पावर, यानी कि हम बोल सकते हैं एनर्जी रिजल्टेंट रिजल्टेंट या नेट रेट ऑफ रेडिएशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेट रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन, रेट Sir, ऑफ रेडिएशन बोलो या रेडिएंट पावर बोलो, एक ही बात है ना? हाँ बेटा बोलो। sir, your T naught is the outside temperature, right? यस बेटा, यहाँ पर मैं हर एक चीज के बारे में लिखवा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या Can you चीज है बेटा? please scroll up? एक मिनट है ना। रेडिएंट पावर, इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ रेडिएशन बोल सकते हो। सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट। ए फॉर एरिया ऑफ बॉडी, सरफेस एरिया है ना। T is equals to temperature of body, और T naught is temperature of surrounding. ठीक है, कितना ऊपर स्क्रॉल कर रहा है बेटा? यहाँ तक काफी रहेगा? नहीं वो सर रेडिएंट एनर्जी So from for ordinary body. ओके, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। So this is the definition of radiant energy. बेटा डेफिनेशन कुछ नहीं है। रेडिएंट एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, हाँ okay. तो जस्ट अ फॉर्मूला, नथिंग एल्स। ठीक है, एक्चुअली हमने इन चीजों को डिफाइन कर दिया था। ये क्या था? ये ई क्या चीज है? ई इज द एमिसिव पावर, है ना? ई इज द एमिसिव पावर। रेडिएंट एनर्जी क्या है? तो क्यू इज द रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, लिखा हुआ है इफ क्यू इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी। तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला तो हमें आता है। क्या था वो? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो उसी से हमने रेडिएंट एनर्जी फाइंड कर ली, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड फाइंड कर ली। ठीक है, दिस मच यू नोटेड। कुछ चीज को नोट किया आपने? Sir 1 second. हम्म। सर पावर आपने एनर्जी बाय टाइम लिखा है ना? हाँ वो, हाँ, Okay. एनर्जी बाय टाइम इज द पावर। रेट ऑफ रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सब डब्बा वाला फॉर्मूला है, याद रखना है ना? और यहाँ पर ये डब्बा वाला फॉर्मूला है, दिस इज उसके नीचे पावर एनर्जी वाला। रेडिएट। उसके नीचे ये पावर वाला फॉर्मूला। यस बेटा, सिग्मा ए टी रेज टू 4, इस पर भी डब्बा लगा लो बेटा, है ना? एक काम करते हैं, इस पर भी डब्बा लगा ही लेते हैं, ठीक है? इसको हम, और यहाँ लिख लेना ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेट ऑफ रेडिएशन। एमिटेड ना, रेडिएशन एमिटेड। हाँ, एमिशन, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक ही चीज है। सर वो क्वेश्चन में जब हमको देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा जो टॉकिंग अबाउट द एमिटेड और द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन? बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता, देखो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है ना? क्योंकि जो एमिसिविटी होती है वो एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होती है ना? यानी कि ई और ए की वैल्यू आपको इक्वल लिखनी है।
है ना? Yes, sir. हाँ, तो आपको एमिसिविटी की वैल्यू ही दी होती है जनरली, तो वही चीज आपको ए की भी वैल्यू यूज करनी है, ठीक है ना? और वैसे भी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस लास्ट फॉर्मूला पर बेस्ड होता है ना। ये अब तक ये ऊपर जो भी चल रहा था एक तरह से ये डेरिवेशन टाइप चल रहा था, ये लास्ट फाइनली जो आया दिस इज द कंक्लूजन, दिस फॉर्मूला इज द कंक्लूजन। ओके, Yes, sir. तो ये फाइनल फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, यही पूछा जाता है। आपको बोला जाएगा कि एक बॉडी है जिसकी एमिसिविटी इतनी है और एरिया इतना है या फिर रेडियस इतनी है, टेम्परेचर टी है, टी की वैल्यू गिवन होगी, आपको केल्विन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और फिर बोल देंगे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या जो कुछ भी है तो उसको भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में डालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. So can you scroll to that statement you wrote if an ordinary body? हाँ ये नहीं सर, थोड़ा नीचे। Sir, how did you get the emitted and absorbed power का formula? एमिटेड एंड एब्सॉर्ब पावर का फॉर्मूला, बेटा अभी पावर का फॉर्मूला लिखा तो है, ये कहाँ गया? ये रहा पी वाला फॉर्मूला, दिख रहा है? रेडियंट पावर लिखा ना? हाँ yes sir. Yes. Radiant power and emitted power same तो। हाँ एक ही चीज है बेटा। Okay. And फिर E equals A तो absorbed मिल गया। यस, सर वो एट टेम्परेचर के ऊपर एब्जॉर्ब रेट ऑफ रेडिएशन लिखा है ना आपने? हाँ ओके सर। एक मिनट किसके ऊपर, फिर से बोलो। बॉक्स के नीचे है बॉक्स एब्जॉर्ब। के नीचे मैंने लिखा है ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रेडिएशन, क्या लिखा है? ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रेडिएशन। ओके सर। So can you scroll little down? सर थोड़ा ऊपर लिखा है ना एब्जॉर्ब पावर का। Sir, it can be possible that the absorbed radiation is more than emitted, no? देखो ये डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर पर, ठीक है? Yes sir. टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यदि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो रिजल्टेंट एमिशन होगा, रेडिएशन होगा, और मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो एमिशन होगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं। और यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, तो ऐसे में पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट। Sir, brackets में you've written radiant power again. हाँ बेटे एक ही चीज है ना, रेडिएंट पावर या रेट ऑफ रेडिएशन, है ना? नहीं resultant radiation का बोल रहा हूँ। हाँ मतलब वही रिजल्टेंट रेडिएशन या रिजल्टेंट रेडिएंट पावर या फिर रेट ऑफ रेडिएशन, समझ रहे हो ना? So can we just write रिजल्टेंट, net rate of radiation or net radiation? हाँ यस, Okay. सर क्योंकि वो ऊपर E के साथ लिखा ना radiant power हाँ से कंफ्यूज हूँ। हाँ, ये पूरा एक ही चीज है ना, मतलब उसका फिर से मैंने ऐसे नाम लिखा है।
व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी, है ना? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। तो नेट फ्लो यानी कि आउटलेट माइनस इनटेक। यस, अब यूनिट्स आपको लिखनी है ना, यूनिट्स। बेटा यूनिट्स की बात करें तो अब जब इस यू की बात करते हैं, है ना, यू की, तो ये एक तरह की पावर है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर वाट लिख सकते हैं, वॉट, WATT वॉट, है ना? इसके लिए आप लिख सकते हो वॉट। अच्छा, स्टीफन्स कांस्टेंट के लिए ऊपर हमने लिखी थी, यस, क्या थी यूनिट? स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पर लिखी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू 4, है ना? समझ पाए? तो आपको स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट आती है। और वैसे भी स्मॉल e की बात करो तो उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि वो तो एक रेशियो है एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का, तो दोनों की यूनिट तो सेम ही है, एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव की, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। ए फॉर एरिया मीटर स्क्वायर होता ही है, कोई दिक्कत बेटा? रेट ऑफ रेडिएशन मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड या वाट बोल सकते हो इसके यूनिट, ओके। स्मॉल ई की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी। यस बेटा, टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है, ठीक है। यस बेटा, एक्चुअली मैंने इसको यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। हाँ, आप इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। सर रेट ऑफ रेडिएशन इज रेडियंट पावर ना, तो नेट रेडियंट पावर लिख सकते हैं ना यू हाँ, की। लिख सकते हो नेट रेडिएंट पावर, यस। ओके। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में जो रेडिएंट पावर लिखा है ना, वो सिर्फ रेडिएशन के लिए लिखा है ना। द रिजल्टेंट रेडिएशन, या फिर वी कैन से द रिजल्टेंट रेडिएंट पावर, या फिर रिजल्टेंट रेट ऑफ रेडिएशन, एक ही चीज है। ओके सर। ओके दोस्तों, चलें। तो आई हैव टू लीव फॉर मुंबई बेटा, तो मुझे लगता है कि अभी क्लास एंड कर देनी चाहिए। 10:30 को मुझे निकलना है, तो क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर, ठीक है। तो अब आपका क्या क्या बाकी है? तो बेटा आपका बाकी है रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाकी है, ठीक है। वो हो जाएगा, फिर थर्मोमीटर का रिलेशन आपको देखना है, और अपना काम कंप्लीट, ठीक है। फिर थर्मल एक्सपेंशन और बाकी रहेगा। ओके दोस्तों। सर हाँ बेटा। सर एक से 5 मिनट्स रुक जाओगे, मुझे कुछ पूछना है आज का ही। पूछ लो। सर वो डायग्राम पे जाओगे जो स्टार्टिंग में किया था। हम्म। ये रहा। हाँ सर, यहाँ पे जो फर्स्ट पर लाइट स्ट्राइक होगी या रेडिएशन, तो ही हाँ, एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता, ब्लैक बॉडी है। नहीं नहीं, देखो, कोई भी, मैंने क्या बोला, कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती, राइट? नहीं नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हाँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती तो वो एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो एक मॉडल बनाया गया, ठीक है। एक मॉडल बनाया गया जिसमें उन्होंने क्या किया, ऐसा एक स्फीयर बनाया, अंदर से ब्लैक पेंट कर दिया, और एक छोटा सा वहां पर क्या लगा दिया, रिफ्लेक्टर लगा दिया। तो जैसे ही लाइट आती है रिफ्लेक्टर को टकराती है, और फिर जाके ब्लैक सरफेस को टकराती है। रिफ्लेक्टर को इस तरह से लगाया कि लाइट रे जो है वो वापस कभी भी उस होल से, जहां से लाइट रे एंटर कर रही है, वहां से बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। इसी तरह से लगाया जाता है। तो अब तो ये लाइट रे आई,
और वो जितनी बार भी सरफेस से, ब्लैक सरफेस से टकराएगी, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे 100% इस तरह से हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब हो जाएगा। सर बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता तो एक ही बार में हो जाता हाँ, ना। एक ही बार में खा जाता सारा। यस। ओके ओके सर, और वो जो नीचे एक पॉइंट लिखे ना, टेम्परेचर बॉडी इज मोर देन सराउंडिंग एंड बॉडी एमिट्स थर्मल हाँ रेडिएशन या फिर हीट, वो लास्ट क्लास वाले पॉइंट है ना, सेम है। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, लास्ट वाले ये। सर वो जो एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का एक डेफिनेशन लिखा हो ना आप, उसमें वो जी लास्ट हाँ लाइन का क्या मीनिंग है, विद इन अ यूनिट वेवलेंथ अराउंड लैम्डा। बेटा देखो, हमने बोल दिया कि अपने पास कुछ मतलब बोल दिया कि मेरे पास कुछ 100 एंगस्ट्रॉम के लिए मैंने इतनी इतनी पावर एमिट हुई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो यूनिट वेवलेंथ के लिए कितनी होगी, तो वेवलेंथ से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, क्लियर। यानी कि जो भी एनर्जी है उसमें आप एरिया को डिवाइड करो, टाइम को डिवाइड करो, और जितनी भी वेवलेंथ मतलब है अवेलेबल है उन सबको डिवाइड करो, ठीक है। जितनी भी वेवलेंथ रेडिएट हो रही है सबको वहां पर डिवाइड कर दो, क्लियर। तो मतलब फॉर अ सिंगल वेवलेंथ वी हैव टू फाइंड ना कितनी कहने एनर्जी कहने एमिट का होगी। मतलब जैसे 500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ जो है वो रेडिएट हो रही है, 500 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर लोगे। अच्छा, तो मतलब वो डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना ना, वो जो हाँ, नहीं फॉर्मूला है करना। वही। हाँ बेटा, डेफिनेशन जो है वही फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, हाँ ठीक है। सर, और एमिटेंस एमिसिव पावर में वो लास्ट लाइन लिखे हो ना, फॉर हम्म। ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, उसका क्या हाँ मीनिंग मतलब है। इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि ये यूनिट वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा है, जो भी वेवलेंथ उस रेडिएशन में अवेलेबल है सब आ गया इसमें, ठीक है। मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ पर अपने को वेवलेंथ को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एंटायर वेवलेंथ ना, उसका यस, वो फॉर मीनिंग है। एंटायर वेवलेंथ ऐसा बोल सकते हैं, यस। अच्छा, जैसे 500 एंगस्ट्रॉम है तो टोटल 500 एंगस्ट्रॉम का ढूंढ हाँ, रहे वन उसमें जितनी मतलब। भी वेवलेंथ है सब आ गई, यस। अच्छा सर, और सिंगल वेवलेंथ का क्या मीनिंग होगा, लाइक 1 एंगस्ट्रॉम नहीं। सिंगल वेवलेंथ हम बोल सकते हैं कि लाइक एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम एंड 500 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंट वेवलेंथ्स ना, दे आर नॉट हाँ सिंगल हाँ हाँ, वेवलेंथ्स। मतलब मेरा कहने का मतलब होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक सिंगल वेवलेंथ आ रही है ना, 500 एंगस्ट्रॉम, तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना। लेकिन आपको एक वेवलेंथ रेंज बोल दी जाती है 200 से 500 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा 200 से 500 एंगस्ट्रॉम में 201, 202, 203 इस तरह से 500, तो ये सारी वेवलेंथ होती हैं। अभी समझ पा रहे हो। सर तो नहीं यदि सर। आपको ऑल पॉसिबल वेवलेंथ बोल दी, मतलब आपका जो भी रेडिएशन हो रहा है वो कौन सी वेवलेंथ से कौन सी वेवलेंथ तक, मतलब मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, वो सारी वेवलेंथ की रेंज आ जाएगी। तो आपको वेवलेंथ की उस पूरी पर्टिकुलर रेंज के लिए ये मिल जाएगा, समझ में आया। नहीं सर, लाइक जैसे सिंगल वेवलेंथ का मीनिंग नहीं मेरी समझ बात सुनो, पाई। मेरी बात सुनो। सिंगल वेवलेंथ नहीं, सिंगल वेवलेंथ मत समझो, आप ऐसे समझो कि आपके पास रेडिएशन है कुछ, मतलब ये कुछ रेडिएशन हो रहा है किसी बॉडी से, और ये ना 300 एंगस्ट्रॉम से या 3000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक हो रहा है, ठीक है। तो यस यहाँ सर। पर पॉसिबल वेवलेंथ क्या हो सकती है, तो वो 3000 थ्री, 4000 हाँ 5000 और भी थ्री, बीच में। और इसके बीच की सारी वैल्यूज, यानी कि टोटल कितनी कितनी वेवलेंथ आ गई, डेल्टा लैम्बडा कितना आ गया, इनफाइनाइट। 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। समझ आया। हाँ हाँ हाँ, यस यस। हाँ, तो अभी यहाँ पर यूनिट वेवलेंथ है, तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, किससे, 2000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। समझ में आया। सर सर मतलब फॉर्मूला याद रख लो ना, वही हाँ, यस काफी है। यस, वही क्योंकि काफी। डेफिनेशन से कंफ्यूज हो रहा कंफ्यूज हो जाओगे, यही तो मैंने बोला था कि फॉर्मूला से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हूँ। ओके ओके, यस सर। सर ओके धन्यवाद। दोस्तों, चलो थैंक चलते यू हैं सर। ना। या, बाय बाय।